महाशय मेहता उन अभागों में थे जो अपने स्वामी को प्रसन्न नहीं रख सकते थे। वो दिल से अपना काम करते थे और चाहते थे कि उनकी प्रशंसा हो, मगर वो ये भूल जाते थे कि वो काम के नौकर तो हैं ही, अपितु अपने स्वामी के सेवक भी हैं। जब उनके अन्य सहकारी स्वामी के दरबार में हाजिरी देते थे तो वो बेचारे दफ्तर में बैठे कागजों से सिर मारा करते थे। इसका फल यह था कि स्वामी के सेवक तो तरक्कियां पाते थे, पुरस्कार और पारितोषिक उड़ाते थे, और काम के सेवक मेहता किसी न किसी अपराध में निकाल दिए जाते थे। ऐसे कटु अनुभव उन्हें अपने जीवन में कई बार हो चुके थे। इसलिए अब की जब राजा साहब सतिया ने उन्हें एक अच्छा पद प्रदान किया तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब वो भी स्वामी का रुख देखकर ही काम करेंगे और उनके स्तुति गान में ही भाग्य की परीक्षा करेंगे। और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने कुछ इस तरह निभाया कि 2 साल भी न गुजरे थे कि राजा साहब ने उन्हें अपना दीवान बना लिया। एक स्वाधीन राज्य की दीवानी का क्या कहना। वेतन तो 500 रुपए मासिक ही था, मगर अख्तियार बड़े लंबे थे। राई का पर्वत बनाओ या पर्वत का राई, कोई पूछने वाला न था। राजा साहब भोग विलास में पड़े रहते थे। राज्य संचालन का सारा भार मिस्टर मेहता पर था। रियासत के सभी अमले और कर्मचारी दंडवत करते थे उन्हें। बड़े बड़े रईस नजराने देते थे, यहां तक कि रानियां भी उनकी खुशामद करती थीं। राजा साहब उग्र प्रकृति के मनुष्य थे, जैसे प्रायः राजा होते हैं। दुर्बलों के सामने शेर और सबलों के सामने भीगी बिल्ली। कभी मिस्टर मेहता को डांट फटकार भी बताते, पर मेहता अपनी सफाई में एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालते, सिर झुकाकर सुन लेते। राजा साहब की क्रोधाग्नि ईंधन न पाकर शांत हो जाती थी। गर्मियों के दिन थे, पॉलिटिकल एजेंट का दौरा था। राज्य में उनके स्वागत की तैयारियां हो रही थी। राजा साहब ने मेहता को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं साहब बहादुर यहां से मेरा कलमा पढ़ते हुए जाएं। मेहता ने सिर झुकाकर विनीत भाव से कहा, चेष्टा तो ऐसी ही कर रहा हूं अन्नदाता। चेष्टा तो सभी करते हैं, मगर वो चेष्टा कभी सफल नहीं होती। मैं चाहता हूं तुम दृढ़ता के साथ कहो, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। रुपए की परवाह मत करो, जितना चाहे खर्च करो। जो हुक्म। कोई शिकायत ना आए, वरना तुम ही जानोगे। वो हुजूर को धन्यवाद देते जाएं तो सही। हां, मैं भी यही चाहता हूं। जान लड़ा दूंगा दीन बंधु। अब मुझे संतोष है। इधर तो पॉलिटिकल एजेंट का आगमन था, उधर मेहता का लड़का जयकृष्ण गर्मियों की छुट्टियां मनाने माता पिता के पास आया। किसी विश्वविद्यालय में पढ़ता था। एक बार 1932 में कोई उग्र भाषण करने के जुर्म में 6 महीने की सजा काट चुका था। मिस्टर मेहता की नियुक्ति के बाद जब वो पहली बार आया था तो राजा साहब ने उसे खास तौर पर बुलाया था और उससे जी खोल कर बातें की थी। उसे अपने साथ शिकार खेलने ले गए थे और नित्य ही उसके साथ टेनिस खेला करते थे। जय कृष्ण पर राजा साहब के साम्यवादी विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा था। उसे ज्ञात हुआ कि राजा साहब केवल देशभक्त ही नहीं, क्रांति के समर्थक भी हैं। रूस और फ्रांस की क्रांति पर दोनों में खूब बहस हुई थी, लेकिन अब की उसने यहां कुछ और ही रंग देखा। रियासत के हर एक किसान और जमींदार से जबरन चंदा वसूल किया जा रहा था। पुलिस गांव-गांव चंदा उगाती फिरती थी। रकम दीवान साहब नियत करते थे। वसूल करना पुलिस का काम था। फरियाद की सुनवाई न थी। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। हजारों मजदूर सरकारी इमारतों की सफाई, सजावट और सड़कों की मरम्मत में बेगार कर रहे थे। बनियों से डंडों के जोर पर रसद जमा की जा रही थी।
जय कृष्ण को आश्चर्य हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। राजा साहब के विचार और व्यवहार में इतना अंतर कैसे हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज को इन अत्याचारों की खबर ही ना हो, या उन्होंने जिन तैयारियों का हुक्म दिया हो उनकी तामील में कर्मचारियों ने अपनी कारगुजारी की धुन में यह अनर्थ कर डाला हो। रात भर तो उसने किसी तरह जब्त किया। प्रातःकाल उसने मेहता जी से पूछा, आपने राजा साहब को इन अत्याचारों की सूचना नहीं दी? मेहता जी को स्वयं इस अनीति से ग्लानि हो रही थी। वो स्वभावतः दयालु मनुष्य थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें अशक्त कर रखा था। दुखित स्वर में बोले, राजा साहब का यही हुक्म है तो क्या किया जाए? तो आपको ऐसी दशा में अलग हो जाना चाहिए था। आप जानते हैं, ये जो कुछ हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी आपके सिर लादी जा रही है। प्रजा आप ही को अपराधी समझती है। मैं मजबूर हूं। मैंने कर्मचारियों से कई बार संकेत किया कि यथासाध्य किसी पर सख्ती न की जाए, लेकिन हर एक स्थान पर मैं मौजूद तो नहीं रह सकता। अगर प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करूं तो शायद कर्मचारी लोग महाराज से मेरी शिकायत कर दें। ये लोग ऐसे ही अफसरों की ताक में रहते हैं। इन्हें तो जनता को लूटने का बस एक बहाना चाहिए। जितना सरकारी कोष में जमा करते हैं उससे कहीं ज्यादा अपने घर में रख लेते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। जय कृष्ण उत्तेजित होकर बोला, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? मेहता लज्जित होकर बोले, बेशक मेरे लिए मुनासिब तो यही था, लेकिन जीवन में इतने धक्के खा चुका हूं कि अब और सहने की शक्ति नहीं रही। ये निश्चय है कि नौकरी करके मैं अपने को बेदाग नहीं रख सकता। धर्म और अधर्म, सेवा और परमार्थ के झमेलों में पड़कर मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं। मैंने देख लिया है, दुनिया दुनियादारों के लिए है जो अवसर और काल देख कर काम करते हैं। सिद्धांतवादियों के लिए ये अनुकूल स्थान नहीं। जय कृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, मैं राजा साहब के पास जाऊं? क्या तुम समझते हो राजा साहब से ये बातें छिपी हैं? संभव है प्रजा की दुख कथा सुनकर उन्हें कुछ दया आ जाए। मिस्टर मेहता को इस बात में क्या आपत्ति हो सकती थी? वो तो खुद चाहते थे कि किसी तरह अन्याय का बोझ उनके सिर से उतर जाए। हां, यह भय अवश्य था कि कहीं जयकृष्ण की सत्य प्रेरणा उनके लिए हानिकारक ना हो और कहीं उन्हें अपनी गद्दी से हाथ ना धोना पड़े। वो बोले, ये ख्याल रखना कि तुम्हारे मुंह से कोई बात ऐसी ना निकल जाए जो महाराज को अप्रसन्न कर दे। जयकृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो ऐसी बात नहीं करेगा। क्या वो इतना नादान है? मगर उसे क्या खबर थी कि आज के महाराज साहब वो नहीं हैं जो 1 साल पहले थे। या संभव है पॉलिटिकल एजेंट के चले जाने के बाद वो फिर वैसे हो जाएं। वो ना जानता था कि उनके लिए क्रांति और आतंक की चर्चा भी उसी तरह विनोद की वस्तु थी जैसे हत्या, बलात्कार या जाल की वारदातें या रूप के बाजार में आकर्षक समाचार। जब उसने ड्योढ़ी पर पहुंचकर अपनी इत्तला कराई तो मालूम हुआ कि महाराज इस समय अस्वस्थ हैं। लेकिन वो लौट ही रहा था कि महाराज ने उसे बुला भेजा। शायद उससे सिनेमा संसार के ताजे समाचार पूछना चाहते थे। उसके सलाम पर मुस्कुराकर बोले, तुम बड़े खूब आए भाई। कहो, एमसीसी का मैच देखा या नहीं? मैं तो इन बखेड़ों में ऐसा फंसा कि जाने की नौबत ही नहीं आई। अब तो यही दुआ कर रहा हूं कि किसी तरह एजेंट साहब को खुशी खुशी यहां से रुखसत करूं। मैंने जो भाषण लिखवाया है वो जरा तुम भी देख लो। मैंने इन राष्ट्रीय आंदोलनों की खूब खबर ली है और हरिजनों उद्धार पर भी छींटे उड़ा दिए हैं। जयकृष्ण ने अपने आवेश को दबाकर कहा, राष्ट्रीय आंदोलनों की खबर आपने ली, अच्छा किया। लेकिन हरिजनों उद्धार को तो सरकार भी पसंद करती है, इसलिए उसने महात्मा गांधी को रिहा कर दिया
और जेल में भी उन्हें इस आंदोलन के संबंध में लिखने पढ़ने और मिलने जुलने की पूरी स्वाधीनता दे रखी थी। राजा साहब ने तात्विक मुस्कान के साथ कहा, तुम जानते नहीं हो, यह सब एक प्रदर्शन मात्र है। दिल्ली में सरकार समझती है कि यह भी राजनैतिक आंदोलन है। वो इस रहस्य को बड़े ध्यान से देख रही है। लॉयल्टी में जितना प्रदर्शन करो, चाहे वो औचित्य की सीमा के पार ही क्यों ना हो जाए, उसका रंग चोखा ही होता है। उसी तरह जैसे कवियों के विरुदावली से हम फूल उठते हैं, चाहे वो हास्यपद ही क्यों ना हो। हम ऐसे कवि को खुशामदी समझें, अहमक भी समझ सकते हैं, पर उससे अप्रसन्न नहीं हो सकते। वो हमें जितना ही ऊंचा उठाता है, उतना ही हमारी दृष्टि में ऊंचा उठता जाता है। राजा साहब ने अपने भाषण की एक प्रति मेज की दराज से निकालकर जयकृष्ण के सामने रख दी। पर जयकृष्ण के लिए इस भाषण में अब कोई आकर्षण न था। अगर वो सभा चतुर होता तो जाहिरदारी के लिए इस भाषण को बड़े ध्यान से पढ़ता, उनके शब्द विन्यास और भावोत्कर्ष की प्रशंसा करता और उसकी तुलना महाराजा बीकानेर या पटियाला के भाषणों से करता। पर अभी दरबारी दुनिया की रीति नीति से वो अनभिज्ञ था। जिस चीज को बुरा समझता था उसे बुरा कहता था, और जिस चीज को अच्छा समझता था उसे अच्छा कहता था। बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा कहना अभी उसने जाना ना था। उसने भाषण पर सरसरी नजर डालकर उसे मेज पर रख दिया और अपनी स्पष्टवादिता का बिगुल फूंकता हुआ बोला, मैं राजनीति के रहस्यों को भला क्या समझ सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि चाणक्य के ये वंशज इन चालों को खूब समझते हैं और कृत्रिम भावों का उन पर कोई असर नहीं होता, बल्कि इससे आदमी उनकी नजरों में और भी गिर जाता है। अगर एजेंट को मालूम हो जाए कि उसके स्वागत के लिए प्रजा पर कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो शायद वो यहां से प्रसन्न होकर न जाए। फिर मैं तो प्रजा की दृष्टि से देखता हूं। एजेंट की प्रसन्नता आपके लिए लाभप्रद हो सकती है, पर प्रजा को तो इससे हानि ही होगी। राजा साहब अपने किसी भी काम की आलोचना नहीं सह सकते थे। उनका क्रोध पहले जिरहों के रूप में निकलता, फिर तर्क का आकार धारण कर लेता और अंत में भूकंप के आवेश से उबल पड़ता था, जिससे उनका स्थूल शरीर, कुर्सी, मेज, दीवारें और छत सभी में भीषण कंपन होने लगती थी। तिरछी आंखों से देखकर बोले, क्या हानि होगी, जरा सुनो। जयकृष्ण समझ गया कि क्रोध का मशीन गन चक्कर में है और घातक विस्फोट होने वाला है। संभलकर बोला, इसे आप मुझसे ज्यादा समझ सकते हैं। नहीं, मेरी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है। आप बुरा मान जाएंगे। क्या तुम समझते हो मैं बारूद का ढेर हूं? बेहतर है आप इसे ना पूछे। तुम्हें बतलाना पड़ेगा। और आप ही आप में उनकी मुट्ठियां बंध गई। तुम्हें बतलाना पड़ेगा इसी वक्त। जयकृष्ण ये धौंस क्यों सहने लगा? क्रिकेट के मैदान में राजकुमारों पर रोब जमाया करता था, बड़े बड़े हुक्काम की चुटकियां लेता था। बोला, अभी आपके दिल में पॉलिटिकल एजेंट का कुछ भय है। आप प्रजा पर जुल्म करते डरते हैं। जब वो आपके एहसानों से दब जाएगा, आप स्वच्छंद हो जाएंगे और प्रजा की फरियाद सुनने वाला कोई न रहेगा। राजा साहब प्रज्वलित नेत्रों से ताकते हुए बोले, मैं एजेंट का गुलाम नहीं हूं कि उससे डरूं। कोई कारण नहीं है कि मैं उससे डरूं। बिल्कुल कारण नहीं है। मैं पॉलिटिकल एजेंट की खातिर इसीलिए करता हूं क्योंकि वो हिज मैजेस्टी का प्रतिनिधि है। मेरे और हिज मैजेस्टी के बीच में भाईचारा है। एजेंट केवल उनका दूत है। मैं केवल नीति का पालन कर रहा हूं। मैं विलायत जाऊं तो हिज मैजेस्टी भी मेरा इसी तरह सत्कार करेंगे। मैं किसी से क्यों डरने लगा? डरना नामर्दों का काम है। मैं ईश्वर से भी नहीं डरता।
अरे डर क्या वस्तु है, ये मैंने आज तक जाना ही नहीं। मैं तुम्हारी तरह कॉलेज का मुंहफट छात्र नहीं हूं कि क्रांति और आजादी की हांक लगाता फिरूं। अरे तुम क्या जानो क्रांति क्या चीज है? तुमने केवल उसका नाम सुन लिया है, उसके लाल दृश्य आंखों से नहीं देखे। बंदूकों की आवाज सुनकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा। क्या तुम चाहते हो मैं एजेंट से कहूं प्रजा तबाह है, आपके आने की जरूरत नहीं? मैं इतना आतिथ्य शून्य नहीं हूं, मैं अंधा नहीं हूं, अहमक नहीं हूं। प्रजा की दशा का मुझे तुमसे कहीं अधिक ज्ञान है। तुमने उसे बाहर से देखा है, मैं उसे नित्य भीतर से देखता हूं। तुम मेरे राज्य में विद्रोह और असंतोष के बीज नहीं बो सकते। तुम्हें अपने मुंह पर ताला लगाना होगा। तुम मेरे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाल सकते, चूं भी नहीं कर सकते। डूबते हुए सूरज की किरणें मेहराबी दीवान खाने के रंगीन शीशों से होकर राजा साहब के क्रोधान्मत्त मुखमंडल को और भी रंजित कर रही थी। उनके बाल नीले हो गए थे, आंखें पीली, चेहरा लाल और देह हरी। मालूम होता था प्रेत लोक का कोई पिशाच है।